नमस्ते मेरे कहानी के साथी। इस शांत और रहस्यमयी रात में आपका दिल से स्वागत है। कैसा रहा आपका दिन? उम्मीद है अब आप कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ से खुद को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन को धीमा कर देगी, रूह में सुकून की हल्की चिंगारी जगा देगी और आपको कुछ समय के लिए सच और कल्पना के बीच एक सफर पर ले जाएगी। कहानी का नाम है गुमशुदा की पॉलिश। एक ऐसी दास्तान जिसमें मेहनत की चमक, आत्मसम्मान की खुशबू और पहचान की तलाश सब कुछ धूल में छिपा हुआ है। रेलवे स्टेशन की भीड़ में एक युवक रोज किसी के जूते में अपनी किस्मत चमकाता है। हर ब्रश की चाल में एक उम्मीद छिपी होती है कि शायद अगली ट्रेन उसे किसी पहचान तक ले जाए। लेकिन एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पर आई एक वृद्धा उसके हाथों की बनावट देखकर ठहर जाती है और कहती है, ये हाथ मेरे बेटे के हैं। उस पल से कहानी का रुख बदल जाता है और जो चमक अब तक जूतों में थी वो अब आंखों में उतर आती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जब सम्मान भूख से बड़ा था और जब किसी अजनबी की आवाज भी अपनेपन जैसी लगती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी की सबसे सच्ची चमक कभी पॉलिश से नहीं, दिल से आती है। अगर ऐसी मीठी, सुकून देने वाली कहानियां आपके दिल को भी सुला देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर रात में एक नई कहानी आती है जो आपकी रातों को शांति से भर देती है। और हां, कमेंट में बताइए आप किस शहर और कौन से गांव से हमें सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपका हर कमेंट बताता है कि आप वहीं कहीं हैं, मेरी आवाज के उस पार, और इस सुकून भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की ओर जहां जूतों की पॉलिश में किसी की पहचान छिपी हुई है और रात की नींद मेहनत की चमक में सोती है। सूरज की पहली किरण जब मोहना जंक्शन के पुराने लोहे के बोर्ड पर पड़ती है तो उस पर जमी जंग कुछ पल के लिए सोने सी चमक उठती है। सुबह की ट्रेन शताब्दी पैसेंजर की सीटी हवा को चीरती हुई गुजरती है और उसके साथ ही स्टेशन की नींद खुल जाती है। चाय वालों की आवाजें, कुलियों की हाँक, अखबारों की सरसराहट और लोहे के पहियों की खरखराहट सब मिलकर जैसे एक दिनचर्या की रागिनी छेड़ देते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक कोने में फटा हुआ नीला बक्सा रखा है। उसके पास बैठा एक दुबला पतला युवक जूते चमका रहा है। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की पेटी है जिस पर टिन के अक्षरों में फीका पड़ा नाम लिखा है, एडी पॉलिश वर्क्स। लोगों को नहीं पता कि यह एडी क्या है। शायद आदित्य, शायद सिर्फ आदि, या शायद बस कुछ अधूरे अक्षर जिनकी कहानी अब धूल में दब चुकी है। वो युवक ही है अदी। उसके हाथों की गति बेहद सधी हुई है। जूते की सतह पर कपड़े का टुकड़ा ऐसे घूमता है जैसे किसी पुराने संगीत की लय पर चल रहा हो। हर स्ट्रोक में चमक उतरती है, लेकिन उसकी आंखों में वही स्थायी धुंध है जिसमें कोई नाम, कोई चेहरा, कोई अतीत अब तक साफ नहीं हुआ। ओ अदी, जरा जल्दी करना भाई, ट्रेन छूट जाएगी। एक यात्री अधीरता से पैर हिलाता है। बस हो गया साहब, आदि बिना सिर उठाए जवाब देता है। उसकी उंगलियां न थमती हैं न गलती करती हैं, जैसे उनमें मशीन की सटीकता और इंसान की विनम्रता दोनों बसी हों। वाह भाई, बिल्कुल शीशा बना दिया। यात्री नोट बढ़ाते हुए चला जाता है। आदि नोट को देखता भी नहीं, बस उसे मोड़कर पेटी के नीचे रख देता है। उसके सामने फिर से एक जोड़ी जूते रखी जाती है और वो उसी चुप्पी में काम में लग जाता है। पास ही चाय की भाप से धुंधली हवा में एक लड़की मुस्कुरा रही है। वो है रेखा, जिसकी चाय की दुकान आदि के ठीक सामने है। अरे आदि, तू फिर बिना नाश्ते के लग गया। रेखा ने आवाज लगाई, हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ लिए। पहले ये 3 जोड़ी खत्म कर लूं, फिर आऊंगा, उसने सिर उठाए बिना कहा। तेरे पहले का मतलब पता है ना? मतलब
कभी नहीं, चल ये ले। रेखा आगे बढ़कर उसके पास कुल्हड़ रख देती है। भाप सीधी अदी के चेहरे से टकराती है। वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में थकान है। तू अगर ना होती ना तो स्टेशन का स्वाद भी फीका पड़ जाता, उसने हंसते हुए कहा। बस बस, झूठे शब्दों की पॉलिश मत कर। रेखा ने हल्का सा धक्का दिया और चली गई। सामने वाली बेंच पर बैठे रघु चाचा अपनी पुरानी लाल पगड़ी झाड़ते हुए बोले, बेटा तेरे हाथों में कमाल है। देख, तू इस स्टेशन का सबसे चमकता आदमी है, फिर भी तेरी जिंदगी में कोई रोशनी क्यों नहीं? आदि हंसा नहीं, बस जूता घुमाते हुए बोला, रोशनी सबके हिस्से में नहीं आती चाचा, कुछ लोग बस उसकी परछाई में ही जीना सीख लेते हैं। रघु चाचा ने सिगरेट का कश लिया और आसमान की तरफ धुआं छोड़ा। परछाई में भी रोशनी होती है, बस उसे पहचानने के लिए किसी का नाम याद होना चाहिए। आदि ने चुपचाप सिर झुका लिया। ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पर एक अजीब सन्नाटा उतर आया। प्लेटफॉर्म की टाइलों पर फिसलती हवा और कहीं दूर से आती घंटियों की आवाज, सब कुछ जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन गया। आदि अपनी पेटी बंद कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, बाबू जरा इधर जूते पॉलिश कर दोगे? वो मुड़ा। एक बूढ़ी औरत थी, हाथ में कपड़े की पोटली, आंखों में यात्रा की थकान और चेहरे पर मिट्टी की परत। बैठ जाइए अम्मा। आदि ने लकड़ी का छोटा स्टूल आगे खिसका दिया। वृद्धा बैठ गईं। उनके पैर सूजे हुए थे, पर उनकी निगाहें आदि के हाथों पर टिक गईं। जब आदि जूते साफ कर रहा था, उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तू कब से यहां करता है ये काम? पता नहीं अम्मा, शायद 6-7 साल हो गए, वो बोला बिना नजर उठाए। घर कहां है तेरा? आदि कुछ पल रुका, फिर हल्की आवाज में बोला, यही स्टेशन ही तो घर है। कोई अपना नहीं? जो भी आता है 2 मिनट रुकता है, फिर चला जाता है। यहां किसी का कोई नहीं होता। वृद्धा की आंखें नम हो गईं। वो कुछ देर तक आदि के हाथों को देखती रहीं, फिर अचानक बोली, ये हाथ, ये उंगलियां बिल्कुल मेरे बेटे जैसी हैं। आदि ने सिर उठाया। क्या? हाँ बेटा, मेरे बेटे की उंगलियों में भी यही बनावट थी, लंबी पतली, और ये बीच की उंगली पर छोटा सा तिल भी था। आदि ने झट से हाथ खींच लिया। वो तिल वाकई था, पर उसे तो कभी उसने गौर से देखा ही नहीं था। वृद्धा ने उसकी आंखों में देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, क्या तू? भीड़ में ट्रेन की सीटी गूंजी और वो सवाल वहीं अधूरा रह गया। आदि के सीने में जैसे कोई अजनबी हलचल उठी। उसने झट से जूते पॉलिश पूरे किए और बक्सा बंद कर दिया। वृद्धा कुछ कहना चाहती थीं, पर प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। ट्रेन के इंजन से निकलती भाप के बीच वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गई। आदि बस खड़ा रह गया, हाथों में वही कपड़ा, आंखों में वो अधूरा सवाल। रघु चाचा ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन थी वो? पता नहीं, पर अजीब था ना चाचा, किसी ने पहली बार मेरे हाथों को देखा। आदि की आवाज धीमी थी। कभी कभी बेटा, कोई अजनबी हमारी जिंदगी का आईना बन जाता है और हम डर जाते हैं अपने ही चेहरे को पहचानने से। शाम ढल रही थी। स्टेशन के बल्ब जल चुके थे। रेखा अपनी दुकान समेट रही थी। आदि ने अपनी पेटी उठाई और वहीं नीले बक्से के पास बैठ गया। उसने अपने हाथों को गौर से देखा। सच में वो तिल तो बचपन से था, पर बचपन कैसा था, कहां था? कोई जवाब नहीं। ट्रेन की आखिरी सीटी बजी। आदि ने अपनी पॉलिश की डिब्बी खोली और जैसे उस काली चमक में अपने अतीत का चेहरा ढूंढने लगा। प्लेटफॉर्म की लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरे पर हल्की चमक आ गई, पर आंखों में वही धुंध बाकी रही। हर दिन मैं सैकड़ों जूतों को चमकाता हूं, पर अब सोचता हूं, क्या किसी ने कभी मेरी जिंदगी की धूल पोंछने की कोशिश की है? बारिश की पहली बूंद गिरी। आदि ने बक्सा बंद किया और ऊपर देखा। आसमान में बादल थे, पर उनमें कहीं न कहीं वही रोशनी थी
जो अब उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी जागी थी। रात के 9:30 बज रहे थे। मोहना जंक्शन धीरे धीरे शांत हो रहा था। दिन की भीड़ अब थककर अपने घरों की ओर लौट चुकी थी। बस कुछ कुल्ली, 1-2 चाय वाले और वही अदी अपनी नीली पेटी के पास बैठा। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। कहीं दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लंबी, खिंची हुई, जैसे किसी पुरानी स्मृति को जगाने वाली आवाज। अदी ने सिर उठाया। वो आवाज उसके भीतर तक उतर गई। हर बार जब ट्रेन निकलती थी, उसका सीना जैसे किसी अनजानी हलचल से भर जाता था। कभी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है उस इंजन की गर्जना में, लेकिन आज वो पुकार कुछ ज्यादा सच्ची लग रही थी। रघु चाचा पास ही लकड़ी के बेंच पर बैठे थे, लाल कंबल ओढ़े। उन्होंने धुएं में लिपटी आवाज में कहा, अदी, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं चाचा, कुछ आवाजें हैं जो नींद नहीं आने देती। कौन सी आवाजें? सीटी की, पटरियों की, उस बच्चे की जो हर रात मेरे सपनों में भागता है। रघु चाचा ने उसे गौर से देखा। फिर वही सपना? आदि ने सिर हिलाया। हाँ, वही। एक छोटा बच्चा भाग रहा है, पीछे से कोई बुला रहा है, आदित्य रुक जा। लेकिन मैं रुक नहीं पाता। रघु चाचा की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जिंदगी में भले मिट जाते हैं, पर सपनों में अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। आदि चुप रहा। उसने बस अपने बक्से पर उंगलियां फेरते हुए कहा, क्या पता वो नाम मेरा ही हो। रेखा उस वक्त चाय की दुकान समेट रही थी। उसने दूर से दोनों को देखा, फिर मुस्कुराई। दोनों फिर फिलोसोफर बन गए क्या? वो बोली, अपनी चाय की केतली लेकर आई। रघु चाचा हंस पड़े। अरे बिटिया, इस लड़के को कुछ सपने परेशान कर रहे हैं। रेखा ने मजाक में कहा, अरे सपनों से डरने की क्या बात है आदि, कभी कभी सपने ही तो बताते हैं कि हम जिंदा हैं। आदि मुस्कुराया, लेकिन आंखें अब भी सोच में थीं। हाँ, पर कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो अधूरे नहीं, अधूरेपन के साथ जीते हैं। रेखा ने उसे देखकर कहा, तेरे अंदर बहुत कुछ दबा है आदि। कभी कभी लगा करता है तू इंसान नहीं, कोई पुराना किस्सा है जो हर दिन खुद को फिर से सुनाता है। रघु चाचा ने बीच में बात काटी। रेखा बिटिया, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो अपने जवाब खुद नहीं बताते। बस किसी दिन अचानक कोई अजनबी जवाब बनकर सामने आ जाता है। रेखा ने हंसते हुए कहा, जैसे वो आज दोपहर वाली अम्मा। आदि ने झट से उसकी ओर देखा। तुमने सुना? सुनना क्या था, सबने देखा। वो अम्मा तुझे देख के जैसे पत्थर बन गई थी, और तू उस वक्त कुछ और ही लग रहा था आदि, जैसे किसी ने तेरे अंदर की हवा ही खींच ली हो। आदि कुछ नहीं बोला। वो बस आसमान की तरफ देखने लगा। चांद बादलों के बीच आधा छिपा था, जैसे उसकी जिंदगी में हर सच आधा दिखाई देता था, आधा छिपा रहता था। राजीव वर्मा, स्टेशन मास्टर, उस वक्त ड्यूटी से निकल रहे थे। उन्होंने आदि को देखा और कहा, अरे आदि, अब तक यहीं बैठा है, घर जाना। आदि ने हल्की मुस्कान दी। यहीं घर है साहब। राजीव ने सिर हिलाया। तू भी वही लाइन बार बार बोलता है, पर कभी सोचा है कि ये स्टेशन कब तक घर रहेगा? हर प्लेटफॉर्म की एक मंजिल होती है बेटा। आदि के होंठ कांपे। और कुछ लोगों की नहीं होती साहब। राजीव कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कल मेरे दफ्तर में आना, कुछ बात करनी है। क्या बात? आ जाएगा तो बता दूंगा। राजीव चले गए और पीछे रह गई वो अधूरी बात जो आदि के मन में गूंजती रही। रात गहराने लगी थी। रेखा की दुकान बंद हो चुकी थी। रघु चाचा झपकी ले रहे थे। प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ आदि था और ट्रेन की आती जाती हवा। आदि ने अपनी पेटी खोली, डिब्बी से कपड़ा निकाला और एक पुराना जूता उठाया, वही जिसमें उसका अतीत छिपा था। जूते के तले के पास हल्की सी दरार थी। वो उंगलियों से उसे कुरेदने लगा।
एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बाहर निकला, नमी में भीगा हुआ, किनारे मुड़े हुए और अक्षर आधे मिटे। उस पर लिखा था अरमा सहरो। बाकी शब्द गायब। वो पढ़ने की कोशिश करता रहा। शर्मा सहरो, क्या ये किसी जगह का नाम है या किसी का? अदी के भीतर कुछ हिला। वो शब्द उसे कहीं बहुत अंदर तक छू गए थे। वो उठा और प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो गया। दूर पटरियों पर से आती हवा के साथ धूल उड़ी। वो उसी धूल में वो कागज थामे रहा, जैसे किसी अधूरे सच की परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। शर्मा सहरो, वो बुदबुदाया। तभी पीछे से रघु चाचा की आवाज आई। क्या पढ़ रहा है अदी? अदी ने झट से कागज छिपा लिया। कुछ नहीं, बस पुराना बिल था। बिल या याद? रघु चाचा मुस्कुराए। बेटा, यादें भी कभी कभी ऐसे ही किसी पुराने जूते के तले में छिपी मिल जाती हैं। अदी ने नजरें झुका ली। अगर वो मेरी यादें हुई तो मुझे डर लगता है चाचा, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं हूं वो किसी और की गुमशुदगी बन जाए। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, पहचान छिपाने से मिलती नहीं, ढूंढनी पड़ती है। और शायद ऊपर वाला अब तुझे तेरी पहचान वापस देने वाला है। अगर वो पहचान मुझे पसंद ना आई तो फिर उसे भी चमका लेना, जैसे तू इन जूतों को चमकाता है। धूल में भी चमक निकाल लेता है तू। अदी चुप रहा। वो फिर से पेटी के पास बैठ गया और धीरे धीरे अपनी उंगलियां रगड़ने लगा। वो तिल, वही छोटा तिल, अब उसकी नजरों में पहले से ज्यादा बड़ा लग रहा था। रात के सन्नाटे में प्लेटफॉर्म के लाउडस्पीकर ने आवाज दी, यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें। आदि के भीतर एक आवाज गूंजी, और अगर कोई वस्तु खुद गुमशुदा हो जाए तो? वो खुद से बोला। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो प्लेटफॉर्म के किनारे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, शांति देवी। उनके हाथ में वही कपड़े की पोटली थी। वो प्लेटफॉर्म पर कुछ ढूंढ रही थी बेचैनी से। आदि ने उन्हें देखा, पर कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वो लौट आई हैं। वो पास गया और बोला, अम्मा, कुछ खो गया क्या? वृद्धा ने थके स्वर में कहा, हाँ बेटा, एक तस्वीर शायद यहीं गिर गई थी कल। कैसी तस्वीर? मेरे बेटे की। उनकी आवाज कांप गई। अदी कुछ पल उन्हें देखता रहा। नाम क्या था उसका? आदित्य शर्मा, वो बोली। अदी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया। उसने पीछे मुड़कर अपनी पेटी देखी और उसके भीतर रखा वो कागज का टुकड़ा उसे जैसे पुकार रहा था। रमा, सहरो। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। बस इतना ही कह पाया, अम्मा, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। शांति देवी ने उसे देखा। उनकी आंखों में हल्की सी उम्मीद झिलमिला उठी। बेटा, तुझे कैसे पता कि वो तस्वीर यहां गिरी है? आदि ने नजरें झुका ली। कभी कभी जो चीजें गुम होती हैं वो खुद रास्ता दिखाने लौट आती हैं। शांति देवी ने उसके हाथ थाम लिए। उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे बरसों का खोया अपनापन अचानक लौट आया हो। तेरे हाथ, फिर वही हाथ, वो बुदबुदाई। आदि ने धीरे से अपने हाथ छोड़ाए, पर अब उसकी उंगलियां कांप रही थीं। प्लेटफॉर्म पर फिर ट्रेन की सीटी गूंजी और आदि ने महसूस किया, इस बार वो सीटी सिर्फ ट्रेन की नहीं, उसके अतीत की थी, जो लौटकर उसके सामने खड़ी थी। सुबह का धुंधलका मोहना जंक्शन के आसमान पर उतर आया था। रात की नमी अब भी हवा में थी। पटरियों पर जमी धूल में सुबह की धूप तैर रही थी। दूर कहीं से एक ट्रेन की हल्की सीटी सुनाई दी, जैसे किसी पुराने किस्से का आरंभ हो रहा हो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आदि अपनी नीली पेटी के पास बैठा था। उसके सामने वही पुरानी चमड़े की जूते की जोड़ी, वही कपड़ा, वही डिब्बी, पर आज उसके हाथ कुछ अस्थिर लग रहे थे। कभी वो पॉलिश का ब्रश रुक जाता, कभी कपड़ा हाथ से छूट जाता।
मानो उसकी उंगलियां अब किसी और दुनिया से कुछ महसूस कर रही हों। पास ही रघु चाचा सिगरेट सुलगाते हुए बोले, क्या बात है बेटा, आज तेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं? कल रात ठीक से सोया नहीं क्या? आदि ने मुस्कुराने की कोशिश की। नींद तो आई थी चाचा, पर सपनों ने चैन नहीं लेने दिया। सपनों में वही बच्चा? हाँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन इस बार वो बच्चा रुक गया था, और जब मैंने उसका चेहरा देखा, वो मैं ही था चाचा। रघु चाचा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गहरी निगाह से देखते रहे। हो सकता है अब वक्त आ गया है कि तू खुद से मिलने निकले, अदी। अदी कुछ जवाब देने ही वाला था कि पीछे से किसी ने पुकारा, बेटा। वो आवाज ऐसी थी जिसमें अपनापन और डर दोनों थे। अदी ने पीछे मुड़कर देखा, शांति देवी थी। उनके हाथ में वही कपड़े की पोटली थी, बाल बिखरे हुए, आंखों में जागी हुई रात की बेचैनी। अम्मा, आप फिर आईं? आदि ने पूछा। हाँ बेटा, वो तस्वीर मिली नहीं, पर अब तस्वीर की जरूरत नहीं, मैंने सब समझ लिया है। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन यकीन ठोस था। क्या समझा आपने? आदि ने पूछा, थोड़ा चौंक कर। शांति देवी आगे बढ़ी। धीरे धीरे उन्होंने अदी के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उनकी झुर्रियों में मिट्टी की खुशबू थी और उंगलियों में एक मां की पहचान। इन हाथों को मैं कैसे भूल सकती हूं? वो बोली। यही हाथ थे जो बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाते थे। यही उंगलियां थीं जो बटोर बटोर कर खेत की गिलहरियां पकड़ती थीं। और देख, यही बीच की उंगली पर तिल। हे भगवान, तू ही मेरा आदित्य है। प्लेटफॉर्म पर एक पल के लिए सन्नाटा उतर आया। दूर से आती ट्रेन की आवाज भी जैसे रुक गई। रघु चाचा और रेखा दोनों वहीं पास खड़े थे। दोनों की निगाहें अब उस दृश्य पर टिक गई थीं। अदी ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अम्मा, आप गलती कर रही हैं। मैं कोई आदित्य नहीं, मैं तो बस अदी हूं, स्टेशन का जूते पॉलिश करने वाला। आदि नहीं, आदित्य। शांति देवी की आवाज फटी हुई थी। तू मोहना नहीं, सहरोली गांव का है। 15 साल पहले तू गायब हुआ था मेले में। मैंने तुझे 1000 जगह ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, अखबारों में छपवाया, पर किसी ने तुझे लौटाया नहीं। आदि ने गहरी सांस ली। अम्मा, अगर आपका बेटा 15 साल पहले खो गया था, तो शायद अब वो मिल भी जाए तो वही नहीं रहेगा। नहीं बेटा, वो बुदबुदाई। खून का रिश्ता वक्त से नहीं बदलता। रेखा धीरे से आगे बढ़ी। उसने शांति देवी को पानी का गिलास दिया। अम्मा, आप थोड़ा बैठ जाइए, इतनी देर से आप खोज रही हैं, थक गई होंगी। शांति देवी ने रेखा का हाथ थामा। बिटिया, तू नहीं समझेगी। जब कोई मां अपने बच्चे को खो देती है तो वो हर चेहरे में उसे ढूंढती है, पर आज मुझे किसी चेहरे में नहीं, इन हाथों में अपना बेटा मिल गया। रघु चाचा ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने अदी की ओर देखा। बेटा, जरा सोच, तेरी उम्र, तेरे हाव भाव, तेरे सपनों के वो टुकड़े, सब कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़ते तो हैं। आदि ने सिर झुका लिया। पर चाचा, अगर मैं सच में वो हूं, तो मैंने इतने साल किसी को क्यों याद नहीं किया? कोई चेहरा, कोई नाम, कुछ भी नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे झोंके में ले जाती है जहां यादें खुद ही खुद को मिटा देती हैं। रघु चाचा ने कहा, शायद किसी ने तुझे बचाया, पर नाम नहीं बताया। इतने में स्टेशन मास्टर राजीव वर्मा वहां पहुंच गए। वो सब देख रहे थे कुछ देर से। क्या मामला है यहां? उन्होंने पूछा। रेखा ने बताया। वो अम्मा कह रही हैं कि अदी उनका खोया बेटा है, आदित्य शर्मा। राजीव ने शांति देवी की तरफ देखा, फिर अदी की तरफ। अरे, ये तो गंभीर बात है। अदी, तू जरा मेरे साथ दफ्तर चल। क्यों साहब? क्योंकि 15 साल पहले इस स्टेशन पर एक गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसका नाम भी आदित्य शर्मा था। सबके चेहरे पर हैरानी फैल गई। शांति देवी की सांसें तेज हो गईं। देखा बेटा,
किस्मत खुद तेरी पहचान वापस लाने आई है। अदी अब उलझन में था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो धीरे से बोला, अगर सच में वो रिपोर्ट है तो देख लीजिए साहब, शायद सच्चाई वही हो। राजीव वर्मा बोले, चल मेरे साथ, दोनों चलो। तुम भी अम्मा। दफ्तर स्टेशन के कोने में था। पुराने लकड़ी के रैक, टेबल पर ढेरों फाइलें, दीवार पर टंगा घड़ी का कांटा अटका हुआ। राजीव ने धूल से ढकी अलमारी खोली और फाइलें निकालने लगे। ये देखो, उन्होंने कहा, यहां साल 2008 की रिपोर्ट है। गुमशुदा बालक आदित्य शर्मा, उम्र 9 वर्ष, गांव सहरौली, जिला बलरामपुर। फोटो पन्ने के कोने से झांक रही थी। काले सफेद दानेदार छवि पर चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। अदी ने वो तस्वीर देखी और जैसे किसी ने उसके भीतर बिजली गिरा दी। वो तस्वीर का चेहरा, वही हल्के झुके कान, वही तिल, वही भौहों के बीच की हल्की रेखा, सब कुछ वैसा ही था। शांति देवी ने फाइल से तस्वीर उठाई और आदि की तरफ बढ़ाई। अब भी कहेगा तू मेरा बेटा नहीं? आदि पीछे हट गया। नहीं अम्मा, ये संयोग हो सकता है। कितने लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। संयोग? वो चिल्लाई। संयोग तो तब होता है जब कोई फूल किसी की कब्र पर खुद गिर पड़े। पर ये मेरा खून है, मेरा बच्चा। राजीव ने धीरे से कहा, आदि, अगर तू चाहे तो डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है, सच सामने आ ही जाएगा। डीएनए? आदि हंस पड़ा, पर वो हंसी दर्द से भरी थी। साहब, डीएनए क्या करेगा? अगर वो कह दे कि मैं उनका बेटा हूं, तो क्या वो साल मिट जाएंगे जो मैंने इस प्लेटफॉर्म पर काटे हैं? शांति देवी की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, वो साल भी तो तेरे ही थे, बस तुझे याद नहीं। वो सब कुछ सुनकर रेखा पास आई। उसने अदी के कंधे पर हाथ रखा। अदी, तू इतना डर क्यों रहा है? अगर सच में तू उनका बेटा है तो उन्हें वापस मिल जाएगा, और अगर नहीं तो तेरे पास खोने को क्या है? आदि ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी रेखा, पहचान मिलने से ज्यादा डर उसे खोने में होता है। मैंने इस स्टेशन को, इन दीवारों को, इन लोगों को अपना मान लिया है। अगर अब कोई कह दे कि मैं कोई और हूं तो मैं क्या बचूंगा? रघु चाचा बोले, बेटा, पहचान बदलने से इंसान नहीं बदलता, वो तो बस नया नाम पा लेता है। राजीव वर्मा ने फाइल बंद की। ठीक है, हम पुलिस को सूचना देंगे। शांति देवी, आप गांव की रिपोर्ट की कॉपी लाएं। और अदी, तू यहीं रह, कहीं भागना मत। भागने की आदत नहीं है साहब, आदि ने कहा। भागते भागते ही तो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा हूं। शांति देवी धीरे धीरे बाहर निकली। उनकी चाल में थकान थी, पर मन में एक अटूट यकीन। अब चाहे जो हो, उन्होंने खुद से कहा, मेरा बेटा मुझे मिल गया है। आदि वहीं बैठ गया। उसने अपनी पेटी खोली, पॉलिश की डिब्बी निकाली और जूते पर ब्रश चलाने लगा। पर इस बार उसकी उंगलियां कांप नहीं रहीं, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेखा ने धीरे से पूछा, अब क्या करेगा अदी? वो बोला, जो हमेशा करता हूं, धूल में चमक ढूंढूंगा। पर शायद अब ये धूल मेरी नहीं रही। रात ढल चुकी थी। स्टेशन की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। बारिश की हल्की बूंदें छत से गिरकर प्लेटफॉर्म की धूल में मिल रही थीं, जैसे किसी भूले हुए नाम को मिटा देने की कोशिश कर रही हों। स्टेशन मास्टर राजीव वर्मा अपने दफ्तर में बैठे थे। लकड़ी की पुरानी अलमारी खुली हुई थी। उसके अंदर दर्जनों फाइलें ठूंसी पड़ी थीं, जिनमें सैकड़ों लोगों की कहानियां धूल में दब चुकी थीं। लेकिन आज एक फाइल बाकी सबसे अलग लग रही थी। गुमशुदा बालक आदित्य शर्मा। राजीव ने उस पर उंगलियां फेरी। धूल हटी तो नीचे से बच्चे की मुस्कान झलक पड़ी, वही मुस्कान जो आज सुबह आदि के चेहरे पर थी। साहब, मैं अंदर आ जाऊं? दरवाजे पर आवाज आई। राजीव ने सिर उठाया। रेखा थी, हाथ में चाय का थर्मस लिए। हां, आ जाओ रेखा, तुम भी दिन भर इसी लड़के की चिंता में पड़ी होगी। रेखा ने थर्मस रखा। चाय लाया हूं, शायद थक गए होंगे। साहब, सच बताइए, वो सच में वही लड़का है क्या?
राजीव ने गहरी सांस ली। रेखा, स्टेशन पर जितने साल गुजारे हैं ना, इतनी कहानियां देखी हैं कि अब किसी चेहरे से झूठ पहचानना सीख गया हूं। और उस लड़के के चेहरे पर झूठ नहीं है, बस अधूरी सच्चाई है। रेखा चुप रही। वो खुद नहीं जानता साहब कि वो कौन है, उसने धीमी आवाज में कहा। राजीव ने सिर हिलाया। और यही सबसे डरावनी बात है बिटिया, कभी कभी इंसान को खोना उतना तकलीफदेह नहीं होता जितना खुद को न पहचान पाना। तभी दरवाजा फिर खुला। भीगे जूतों की आवाज आई। रघु चाचा अंदर आए। साहब, वो अधी बाहर बैठा है, कह रहा है कि फाइल की बात सुनना चाहता है। राजीव ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है, बुला लो, अब सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं। कुछ ही देर में अधी अंदर आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, कपड़ों पर रात की नमी और हाथों में वही पुराना जूता। राजीव ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तो अदी, तू तैयार है ये सब सुनने के लिए? हाँ साहब, अब डर से ज्यादा सवाल परेशान करते हैं। राजीव ने फाइल खोली। पहला पन्ना, गुमशुदा रिपोर्ट, सन 2008 दर्ज करने वाली शांति देवी, गांव सहरोली, थाना बलरामपुर। दूसरा पन्ना, बच्चे का विवरण, नाम आदित्य शर्मा, उम्र 9 वर्ष, रंग गेहुआ निशान, बीच की उंगली पर काला तिल, कपड़े लाल हाफ पैंट, सफेद शर्ट। गुमशुदगी स्थल वार्षिक मेला, मोहना कस्बा। आदि की सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। उसने वही उंगली देखी, वही तिल, और अचानक किसी अंधेरे कोने में छिपी एक तस्वीर उसकी आंखों में चमकी। एक भीड़, झूलों की आवाज और किसी का हाथ छूटता हुआ। उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ याद आया? राजीव ने पूछा। थोड़ा, अदी बुदबुदाया। मेला, झूले, कोई पुकार रहा था, आदित्य पीछे देख। फिर भीड़ में धक्का लगा और फिर कुछ नहीं। रेखा ने कांपते हुए पूछा, फिर तू यहां कैसे आया? अदी ने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं, बस इतना जानता हूं कि जब आंख खुली तो मैं प्लेटफॉर्म के नीचे पड़ा था। पैर में चोट थी और सामने स्टेशन की दीवार पर लिखा था मोहना जंक्शन। रघु चाचा ने जोड़ा। मैंने ही उसे पहली बार वहां देखा था, नंगा पैर, फटे कपड़े और आंखों में डर। पूछा कौन है तो कुछ नहीं बोला, बस पॉलिश की पेटी उठाकर बोला, काम दूं तो खाऊं, तब से यही है। राजीव ने फाइल बंद की। मतलब 15 साल पहले जब वो रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसी वक्त ये बच्चा इस स्टेशन पर आ गया था। रेखा ने कहा, यानी कि ये स्टेशन सिर्फ उसका घर नहीं, उसका अतीत भी है। बाहर से स्टेशन की लाइट में एक परछाई आई, भारी कदम, सफेद कुर्ता और होठों पर बनावटी मुस्कान। सुधीर सिंह, स्थानीय नेता। अरे राजीव बाबू, वो हंसते हुए अंदर आए। सुना है कोई बड़ी कहानी चल रही है इधर, बच्चा मिला, मां मिली, बड़ी फिल्मी बात लग रही है। राजीव ने बेमन से कहा, सुधीर जी, अभी हम व्यस्त हैं। अरे नहीं नहीं, सुधीर ने हंसते हुए कहा, हम भी मदद करने आए हैं। किसी का बेटा मिला है तो उसका भला तो करना ही चाहिए ना। उनकी निगाहें अधी पर टिक गईं। अरे यही है वो लड़का। वो पास आए। अच्छा चेहरा है, मेहनती भी लगता है। ऐसा करो बेटा, अगर सच में तू वही है तो मैं मीडिया बुलवाता हूं, बड़ी खबर बनेगी। नेताजी ने गुमशुदा बेटे को मां से मिलवाया। कैसा रहेगा? राजीव ने झल्लाकर कहा। सुधीर जी, ये कोई तमाशा नहीं है। सुधीर सिंह मुस्कुराए। तमाशा तो जिंदगी है बाबूजी, बस कोई उसे चमकाना जानता है, कोई नहीं। अदी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं किसी के तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पहचान की तलाश मेरी है, प्रचार की आपकी। सुधीर के चेहरे पर हल्की तनी मुस्कान गायब हो गई। बहुत जबान चलाने लगा है स्टेशन का लड़का। याद रखो, ये स्टेशन भी मेरी छत्र छाया में है। राजीव ने सख्त लहजे में कहा, अब बाहर जाइए, वरना रिपोर्ट में आपका नाम भी जोड़ दूंगा। सुधीर सिंह मुस्कुराते हुए बाहर चले गए, पर जाते जाते उन्होंने कहा, बाबू, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।
कभी न कभी ये लड़का मेरे काम आएगा। चुप्पी फिर कमरे में लौट आई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर बूंदें टपक रही थीं। राजीव ने कहा, आदि, कल पुलिस को सूचना जाएगी। शांति देवी भी सुबह आएंगी। फिर तय होगा कि तू सच में उनका बेटा है या नहीं। आदि ने सिर हिलाया। ठीक है साहब, पर अगर मैं उनका बेटा निकला तो क्या मैं अब भी इस स्टेशन पर रह सकूंगा? रेखा की आंखें भीग गईं। क्यों नहीं रह सकेगा? आदि मुस्कुराया। क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं, धूल से बनते हैं, और मैं उसी धूल से बना हूं। रघु चाचा बोले, बेटा, जो सच है उसे स्वीकारना कमजोरी नहीं होती। तेरा नाम बदल जाए तो क्या हुआ? तू वही रहेगा जिसने अपनी मेहनत से चमक बनाई है। पर चाचा, आदि बोला, अगर मैं सच में आदित्य निकला तो मुझे किसी और के बेटे के रूप में जीना होगा, और अगर नहीं निकला तो मैं हमेशा एक गुमशुदा रहूंगा। राजीव ने धीरे से कहा, कभी कभी दो सच मिलकर ही एक सच्चाई बनाते हैं। शायद तू दोनों का हिस्सा है, स्टेशन का भी और उस मां का भी। रात के 12 बजे थे। राजीव ने दफ्तर बंद किया। सब बाहर निकले। प्लेटफॉर्म पर अब सन्नाटा था। रेखा ने हल्की आवाज में कहा, आदि, तू कल तक कहीं मत जाना। सच सामने आएगा तो कुछ बदलेगा, लेकिन शायद कुछ ठीक भी हो जाएगा। आदि ने उसकी आंखों में देखा। रेखा, अगर मेरा अतीत लौट भी आया तो क्या मेरी आज की पहचान बच पाएगी? रेखा ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी की पॉलिश में इतनी चमक हो तो कोई अतीत उसे धुंधला नहीं कर सकता। आदि ने अपनी पेटी उठाई, पॉलिश की डिब्बी खोली और धीरे धीरे हाथों से ब्रश चलाया। हर स्ट्रोक में जैसे उसका डर उतरता गया। वो बुदबुदाया, गुमशुदा का नाम ढूंढना आसान नहीं होता, पर शायद वो नाम अब मुझे ढूंढने आया है। ट्रेन की आखिर सीटी गूंजी और आसमान में बिजली कौंधी। कहीं दूर गांव सहरोली की ओर जाने वाला रास्ता एक बार फिर उसी आवाज में गूंजा, आदित्य, घर चल। सुबह की हल्की धूप मोहना जंक्शन की पुरानी छतों से छनकर प्लेटफॉर्म पर गिर रही थी। पिछली रात की बारिश ने सब कुछ चमका दिया था। पटरियां, छतें, यहां तक कि वह पुराना नीला बोर्ड भी, जिस पर अब भी जंग के निशान बाकी थे। लेकिन एक चीज अब भी धूल में डूबी थी, आदि का अतीत। वो अपनी पेटी के पास बैठा था। सामने वही जूतों की कतारें, वही पॉलिश की डिब्बियां, पर आज उसके चेहरे पर बेचैनी का साया था। उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था वो अधूरा कागज, जिस पर सिर्फ लिखा था, आप अरमा सहरो। वो टुकड़ा अब उसके लिए किसी भूले दरवाजे की चाबी बन चुका था। आदि, पीछे से रेखा की आवाज आई। वो चाय का कुल्हड़ लेकर आई थी। तूने कल से कुछ खाया भी नहीं, पागल हो जाएगा। आदि ने मुस्कुराने की कोशिश की। भूख से ज्यादा अब यादें खा रही हैं रेखा। रेखा पास बैठ गई। तेरे अंदर कुछ तो चल रहा है। रात से तू बार बार उस पेटी को देख रहा है। क्या ढूंढ रहा है उसमें? आदि ने धीरे से कहा, शायद खुद को। रेखा ने उसकी आंखों में झांका। कभी कभी जो खुद को ढूंढता है ना, वो अपने ही पैरों के नीचे दबा मिलता है। आदि कुछ पल तक चुप रहा। फिर पेटी के भीतर से वो फटा जूता निकाला, वही जिसमें से कल कागज निकला था। जूते की एड़ी घिस चुकी थी, पर तले में एक जगह गोंद का निशान था, जैसे किसी चीज को सालों पहले वहां चिपकाया गया हो। उसने उंगली से उसे कुरेदा। एक और पतला सा कागज अंदर से निकल आया, नमी में सिकुड़ा हुआ। आदि ने उसे सावधानी से खोला। कागज पर कुछ धुंधले अक्षर थे, आदित्य शर्मा सहरोली। रेखा ने सांस रोक ली। हे भगवान, ये वही नाम है। आदि के हाथ कांप रहे थे। यानी ये जूता तब का है जब मैं उस मेले में खोया था। यानी ये सबूत है कि मैं वही बच्चा हूं। रेखा ने धीरे से कहा, अब तो तुझे मान लेना चाहिए आदि। पर रेखा, आदि की आवाज टूट गई। अगर मैं वही हूं तो मैं कौन हूं? वो जो खो गया था, या वो जो इस स्टेशन पर बना?
उसी वक्त प्लेटफॉर्म के छोर से रघु चाचा आते दिखाई दिए। उनके कंधे पर बोरी थी और चेहरा थका हुआ। क्या चल रहा है इधर? उन्होंने पूछा। रेखा ने उन्हें कागज दिखाया। रघु चाचा ने पढ़ा और गहरी सांस ली। तो सच्चाई अब छिपी नहीं रही बेटा, अदी ने धीरे से कहा। चाचा, अगर सच्चाई मुझे मेरे अपने से दूर कर दे तो? सच कभी किसी से दूर नहीं करता बेटा, रघु बोले। वो बस रास्ता बदल देता है। तू अब जो भी है वो तेरे हाथों की मेहनत से बना है। नाम कोई भी हो, चमक तेरी अपनी है। आदि ने वो कागज जेब में रखा और स्टेशन मास्टर के दफ्तर की तरफ चला गया। अंदर राजीव वर्मा फाइलों में झुके बैठे थे। साहब, आदि बोला, मुझे कुछ मिला है। राजीव ने सिर उठाया। क्या? आदि ने कागज बढ़ाया। राजीव ने ध्यान से पढ़ा, फिर तुरंत फाइल खोली और दोनों को साथ रख दिया। देखो, यहां भी वही अक्षर, वही गांव सहरोली। अब कोई शक नहीं बचा। आदि, तू वही है, आदित्य शर्मा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदि ने आंखें बंद कर लीं। कागज का टुकड़ा उसकी मुट्ठी में मुड़ गया, जैसे वो अपनी किस्मत को फिर से दबा लेना चाहता हो। अब आगे क्या होगा? उसने पूछा। राजीव बोले, अब कानूनी प्रक्रिया होगी। शांति देवी को बुला लिया गया है। डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर गांव की रिपोर्ट और तेरा नाम दोनों मेल खा जाए। और अगर सब कुछ साबित हो गया तो? आदि की आवाज भारी थी। तो तू उनके साथ जाएगा, वो तेरा घर है। घर? आदि ने धीरे से दोहराया। क्या घर वो जगह होती है जहां हम पैदा होते हैं, या वो जहां हम अपनी रोटी कमाते हैं? राजीव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा, जैसे हर सवाल का जवाब उसकी आंखों में लिखा हो। दोपहर तक शांति देवी स्टेशन पहुंची। उनके साथ कुछ गांव वाले थे। सबकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य। राजीव बाबू, वो बोली, कहिए, मेरा बेटा मिल गया ना? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लगता है भगवान ने तेरी सुन ली शांति देवी। अब ये कागज देखो, यही नाम, यही गांव, यही तिल। शांति देवी कांपते हाथों से कागज थामती हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो आदि की ओर बढ़ती है। बेटा, अब तो मान ले। आदि एक कदम पीछे हटता है। अम्मा, सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं, आपका बेटा या स्टेशन का आदि। शांति देवी ने उसके गाल पर हाथ रखा। तू वही है जिसने मेरे आंचल से रोटी खाई थी, जिसने खेत में मिट्टी के पहाड़ बनाए थे, जिसे मैं आदि कहकर पुकारती थी। आदि की आंखें भर आईं। वो नाम आदि उसकी आत्मा में जैसे गूंज उठा। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई। सुधीर सिंह 2-3 आदमियों के साथ आ धमका। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है, वो चिल्लाया। गांव की मां को मिला स्टेशन का बेटा, नेताजी की मदद से। उसने कैमरा पकड़वाया और बोला, चलो फोटो खींचो, अखबार में छपेगा। नेता सुधीर सिंह ने कराया मां बेटे का मिलन। राजीव ने गुस्से में कहा, सुधीर जी, आप फिर यहां? अरे बाबूजी, जनता की सेवा कर रहा हूं। ये कहानी अब लोगों को प्रेरणा देगी। आदि ने धीमी पर ठोस आवाज में कहा, प्रेरणा नहीं, मजाक बनेगा अगर आप बीच में रहे। मेरी कहानी कैमरे की नहीं, खामोशी की है। सुधीर हंसा। तू बड़ा तेज बोलने लगा है अब। देख लूंगा बेटा, जिंदगी में सबको किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। वो तिल मिलाकर चला गया। भीड़ छूट गई, पर हवा में उसकी बदबू रह गई, स्वार्थ की, लालच की। रेखा आगे बढ़ी। उसने आदि के हाथ पकड़े। अब तू क्या करेगा आदि, यानी आदित्य? आदि ने उसकी आंखों में देखा। नाम बदलने से जिंदगी नहीं बदलती रेखा, पर शायद अब मुझे अपनी जड़ों तक जाना होगा। शायद वहां कुछ जवाब मिले। रेखा के होंठ कांप गए। और अगर वहां तुझे अपनापन न मिला तो लौट आऊंगा इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हर दिन किसी का आगमन होता है, किसी का विदा। रघु चाचा ने कहा, जा बेटा जा। कभी कभी किसी सफर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हम समझते हैं कि वो खत्म हो चुका है।
शांति देवी ने आंचल से मिट्टी का छोटा डिब्बा निकाला। ये तेरे पापा की अस्थियों की मिट्टी है बेटा। जब तू खोया था तब हमने यही संभाल ली थी। आज ये तुझसे मिलाने आई हूं। आदि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने डिब्बा लिया और उसी पल उसे लगा जैसे 15 साल की गुमशुदगी का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। सुबह का आसमान हल्का नीला था। मोहना जंक्शन की पटरियों पर सूरज की किरणें पिघले हुए सोने सी झिलमिला रही थीं। स्टेशन की चाय, सिग्नल की आवाजें और भीड़ का शोर, सब कुछ आज किसी विदाई की रागिनी बन चुका था। अदी अपने नीले बक्से के पास खड़ा था। उसके कपड़े साफ थे, हाथ में वही पुराना जूता और जेब में वो कागज जिस पर उसका पूरा अतीत सिमटा हुआ था। वो स्टेशन के हर कोने को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अपना घर छोड़कर जा रहा हो। पास ही रेखा खड़ी थी, आंखों में चमक और मन में बेचैनी। तो तू सच में जा रहा है? उसने पूछा। हाँ, अदी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शांति देवी कह रही थी, गांव चलना होगा, सहरोली। शायद वहां मुझे वो मिल जाए जो मैं खुद से छिपा आया हूं। रेखा ने उसकी ओर एकटक देखा। और अगर वहां मिला ही नहीं तो? अदी ने शांत स्वर में कहा, तो मैं लौट आऊंगा वहीं जहां हर बार खुद को पाया, इस प्लेटफॉर्म पर। रेखा की आंखें भर आईं। जा, लेकिन याद रखना, मोहना जंक्शन तेरा घर रहेगा। यहां तेरी पॉलिश की चमक अब भी बाकी रहेगी। रघु चाचा पास आए, कंधे पर छोटा बैग, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर वही स्नेह भरी मुस्कान। चल बेटा, उन्होंने कहा, रास्ता लंबा है पर मंजिल तेरे भीतर है। चाचा, आप भी चलेंगे? आदि ने पूछा। अरे बेटा, तू सोच क्या रहा है? जिस बच्चे को बचपन में उठाया उसकी सच्चाई में साथ कैसे न दूं? दोनों ट्रेन में चढ़े। शांति देवी पहले से एक सीट पर बैठी थीं। उनकी गोद में कपड़े की वही पुरानी पोटली थी जिसे वो हर वक्त सीने से लगाकर रखती थीं। आदि धीरे धीरे पास गया। अम्मा, मैं आ गया। उसकी आवाज में झिझक थी। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब ये अम्मा कहना मुझे पूरा कर देता है बेटा। रघु चाचा ने हंसते हुए कहा, अब ट्रेन चल पड़े, वरना फिर मोहना ही तेरी मंजिल रह जाएगी। ट्रेन की सीटी बजी, पटरियां थरथर आईं। धीरे धीरे मोहना जंक्शन पीछे छूटने लगा। रेखा प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। आंखों में एक अनकही उम्मीद थी कि शायद लौटकर वो फिर उसी चाय की दुकान पर बैठकर मुस्कुराएगा। ट्रेन के भीतर आदि खिड़की के पास बैठा था। तेजी से पीछे छूटते पेड़, गांव और खेत उसे अपने अतीत में खींच रहे थे। चाचा, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या कभी अतीत लौटना सही होता है? रघु बोले, अतीत लौटने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है बेटा। तू जो देखेगा वो तेरा हिस्सा है, उसे स्वीकार कर। शांति देवी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। तेरे सिर पर हाथ रखे 15 साल बीत गए, अब लगता है जैसे समय ने मुझे लौटा दिया। आदि मुस्कुराया। शायद समय ने मुझे पहले लौटा दिया था, बस मैंने पहचानने में देर की। ट्रेन बलरामपुर पहुंची। छोटा स्टेशन, पर भीड़ वही, जैसे जिंदगी हर जगह एक जैसी हो। वहां उतरकर तीनों ने जीप पकड़ी, सहरोली गांव की ओर। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ धान के खेत, बीच बीच में आम के पेड़ और दूर कहीं बैलों की आवाजें। हवा में मिट्टी और घास की मिलीजुली खुशबू थी। आदि ने गहरी सांस ली। ये खुशबू कहीं पहले भी महसूस की थी। शांति देवी ने कहा, हाँ बेटा, यही हमारे खेत की मिट्टी है। आदि की आंखों के सामने एक धुंधला दृश्य उभरा। एक बच्चा जो मिट्टी में खेल रहा है और एक औरत जो कह रही है, आदि, जरा पानी ला दे। वो झटके से होश में आया। अम्मा, मुझे कुछ याद आया, उसने कहा। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी बेटा, यादें लौटेंगी। मिट्टी पहचान नहीं भूलती। गांव पहुंचते ही भीड़ जमा हो गई। लोग हैरानी से देख रहे थे। अरे, ये तो वही लड़का है जो सालों पहले मेले में खो गया था।
कुछ बच्चे उत्साह से बोले, आदित्य भैया लौट आए। पर हर आवाज आदि के लिए भारी होती जा रही थी। इतने सारे नाम, इतने सारे चेहरे जिनमें वो खुद को ढूंढ नहीं पा रहा था। रघु चाचा ने फुसफुसाकर कहा, भीड़ से मत डर बेटा, तू किसी की कहानी नहीं, अपनी हकीकत है। शांति देवी ने अपने घर का दरवाजा खोला। पुराना मिट्टी का आंगन, दीवारों पर दरारें, छत पर सूखी मिर्चें लटक रही थीं। दीवार पर टंगा भगवान शिव का चित्र अब भी वैसा ही था, बस धूल जमी थी। याद है बेटा? उन्होंने पूछा। अदी ने चारों ओर देखा, कहीं हल्की हल्की झिलमिल यादें घूम रही थीं। अम्मा, मैं वही। उसने कुछ कहना चाहा, पर गला रूंध गया। वो चुपचाप आंगन के बीच बैठ गया। मिट्टी की हल्की खुशबू उसकी सांसों में घुल गई। उसने मुट्ठी में थोड़ा सा आंगन का धूल उठाया और कहा, शायद ये वही धूल है जो मेरी पॉलिश से पहले भी मेरा हिस्सा थी। रात को जब सब शांत हो गया, अदी घर की छत पर लेटा था। रघु चाचा पास बैठे थे। चांद पूरा निकला था। सफेद, उजला और ठंडी रोशनी में गांव चमक रहा था। चाचा, अदी ने कहा, अगर मैं यहीं रह गया तो क्या मैं वहीं अदी रह पाऊंगा? नाम बदल जाए तो भी तेरी मेहनत नहीं बदलेगी बेटा, रघु ने कहा। तेरे हाथों में जो इज्जत है वो किसी जगह से नहीं, तेरे दिल से आई है। आदि मुस्कुराया, पर मुझे अब भी लगता है मैं इस घर का पूरा नहीं हूं। ये दीवारें मुझे जानती हैं, पर मैं इन्हें नहीं जानता। समय लगेगा, रघु बोले। कभी कभी अपनी पहचान पाने के लिए पहले खुद से अजनबी बनना पड़ता है। अगली सुबह राजीव वर्मा का फोन आया स्टेशन से। अदी, एक जरूरी बात है। वो नेता सुधीर सिंह फिर आया था। कह रहा है कि तुझे शहर बुलवाना है, तेरे नाम से कोई स्कीम चलाना चाहता है। कुछ गड़बड़ है। आदि के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब वो अब भी पीछा कर रहा है? हाँ, राजीव ने कहा। वो चाहता है तू उसकी प्रचार की कहानी बने। सावधान रहना। शांति देवी ने सब सुना। बेटा, दुनिया में कुछ लोग जख्म पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं, पर तुझे डरना नहीं। तेरा सच अब किसी कागज में नहीं, तेरे कर्म में लिखा है। दोपहर में गांव के प्रधान और कुछ लोग मिलने आए। सबने कहा, आदित्य, अब तू यहां रह, गांव के स्कूल में पढ़ा, काम कर, अपने पिता की जमीन संभाल। आदि ने धीरे से कहा, मैं लौट कर रह तो जाऊंगा, पर पहले मुझे शहर जाना होगा। वहां एक दोस्त है, शंकर। शायद वही जानता हो कि मैं इन सालों में कहां था, क्यों खोया, कैसे जिया। शांति देवी ने पूछा, कौन शंकर? मोहना स्टेशन के पास की जूते की दुकान वाला, आदि ने कहा, जिसके साथ मैंने पॉलिश का काम सीखा था। वो शायद मेरे बचपन के पहले कुछ दिन जानता हो। रघु चाचा बोले, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगा। शाम को जब ट्रेन की सीटी फिर बजी, आदि ने आंगन की मिट्टी माथे पर लगाई, शांति देवी के पैर छुए और कहा, अम्मा, अब की बार लौटूंगा तो सिर्फ नाम नहीं, यादें भी साथ लाऊंगा। शांति देवी ने आंचल से उसका चेहरा पोंछा। जा बेटा, रास्ते तेरे साथ हैं। जीप के पहिए गांव की कच्ची सड़क पर घूमने लगे। धूल उड़ी और हवा में फिर वही मिट्टी की खुशबू भर गई। आदि ने पीछे मुड़कर देखा। घर की दीवारें धीरे धीरे धुंध में गुम हो रही थीं, जैसे अतीत किसी कोने में फिर सोने चला गया हो। रघु चाचा बोले, अब शहर में सावधानी से रहना। वो सुधीर सिंह जैसा आदमी सीधा नहीं है। आदि ने सिर हिलाया। हाँ चाचा, लेकिन इस बार मैं भागूंगा नहीं। इस बार जो भी मिलेगा उसका सामना करूंगा। सड़क पर शाम उतर रही थी। सूरज ढलते ढलते आसमान लाल हो गया था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं फिर किसी ट्रेन की आवाज आई, वही आवाज जो हर बार उसे बुलाती थी। आदि ने आंखें बंद की और कहा, अब शायद ये आवाज मुझे डराती नहीं, ये मुझे रास्ता दिखाती है। शहर की सड़कें धूप से चमक रही थीं। ऑटो, हॉर्न, धूल और आवाजें, सब कुछ आदि को अजनबी लग रहा था। वो
जिसने बरसों स्टेशन की धूल में सांस ली थी, अब एक नए शोर में अपनी ही सांसें पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ रघु चाचा थे, थके हुए पर सतर्क। बेटा, शंकर की दुकान यहीं पास में होगी, उन्होंने कहा। वही बता सकेगा कि तू कहां से उठा था। आदि ने इधर उधर देखा। पुराने मोहल्ले की दीवारों पर फीके पोस्टर थे, जूते रिपेयर, पॉलिश, सोल चेंज, और बीच में एक बोर्ड जिस पर लिखा था शंकर शू सर्विस। सिंस 2008 आदि के कदम वहीं रुक गए। चाचा, यही है। दुकान के अंदर चमड़े की गंध थी। कोने में मशीन की चर्र चर्र और एक मोटा आदमी टांके लगाता दिखा। वो मुड़ा। कौन है? चेहरे पर वक्त के निशान थे, पर आंखों में वही पहचान की चमक। आदि ने धीरे से कहा, शंकर भैया। शंकर की उंगलियां रुक गईं। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर अचानक खड़ा हो गया। अरे, तू जिंदा है? आदि मुस्कुरा नहीं पाया। शायद हां। शंकर ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। 15 साल पहले जब तू गायब हुआ था, सबने कहा मर गया। मैंने भी मान लिया, पर यह भगवान की लीला है। तू लौट आया। तब मैं कहां था भैया? कुछ याद नहीं आता। शंकर ने सांस खींची। जब तू मेले में खोया, कोई तुझे यहां लाया। बेहोश था, कपड़ों पर खून, माथे पर चोट। मैंने पुलिस को देने की सोची, पर स्टेशन का आदमी बोला छोटा बच्चा है, कहीं अनाथ होगा। फिर तूने होश में आते ही काम मांगा। नाम पूछा तो तूने खुद कहा आदि। तब से यही नाम चल पड़ा। आदि की आंखें भर आईं। यानी मैंने खुद ही अपना नाम मिटा दिया। रघु चाचा धीरे से बोले, बेटा, कभी कभी जिंदगी हमें इतना दर्द देती है कि हम खुद को भुला देते हैं। इतने में दरवाजे पर एक आवाज आई। वाह वाह, क्या मिलन हो रहा है। सुधीर सिंह अंदर आया। सफेद कुर्ता, सुनहरी घड़ी और होंठों पर बनावटी मुस्कान। तो जनाब, अब शहर भी आ गए। बहुत अच्छा। मीडिया में तो तेरी कहानी आग की तरह फैली है। जूते पॉलिश करने वाला खोया बेटा निकला। बधाई हो, आंधी ठंडे स्वर में बोला। आपको किसने बताया कि मैं यहां हूं? अरे बेटा, शहर में कोई बात छिपती है क्या? और वैसे भी मैं तो मदद के लिए आया हूं। सुधीर सिंह ने पास की कुर्सी खींची। देखो, अब तुम्हारा नाम, चेहरा और किस्सा सब चर्चे में है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करें। एक प्रेरणा अभियान जिसमें तेरा नाम रहेगा। तू गरीबों को प्रेरणा देगा और मैं उसे मंच दूंगा। नाम, पैसा, पहचान सब मिलेगा। रघु चाचा ने बीच में कहा, सुधीर जी, ये कोई सामान नहीं जिसे बेचने का सौदा करो। सुधीर मुस्कुराया। अरे चाचा, मैं तो मदद की बात कर रहा हूं। तू समझा बेटा, ये तेरे लिए सुनहरा मौका है। आदि ने गहरी सांस ली। मौका? मुझे मेरे नाम के बदले किसी का एजेंडा नहीं चाहिए। मैंने मेहनत से जूते चमकाए हैं, किसी के हाथ की पॉलिश नहीं बनना चाहता। सुधीर के चेहरे पर झटका सा लगा। देख बेटा, गरीब आदमी को आदर्श बनने के लिए अमीर का सहारा चाहिए। ये दुनिया अकेले नहीं चलती। पर मैं अकेले ही तो चला हूं अब तक, आदि ने कहा। बिना सहारे, बिना नाम के फिर अब क्यों नहीं चल पाऊंगा? सुधीर सिंह का चेहरा कठोर हो गया। देख ले, इस शहर में तेरे जैसे बहुत देखे हैं। कहानी जितनी जल्दी ऊपर जाती है, उतनी जल्दी मिट भी जाती है। आदि ने शांत स्वर में कहा, मुझे मिटने का डर नहीं, क्योंकि मैं पहले ही धूल में जी चुका हूं। सुधीर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अपने नसीब का खेल खुद खेल, पर याद रख, तेरा नाम अब लोगों की जुबान पर है, और जब भी किसी का नाम बिकता है, उसकी कीमत कोई ना कोई चुकाता है। वो दरवाजे से निकल गया, पीछे एक तीखी सिगरेट की गंध छोड़ते हुए, जिसमें धोखे की गंध घुली थी। शंकर ने गुस्से में कहा, ये आदमी तेरी पहचान से पैसा कमाना चाहता है, सावधान रहना। आदि बोला, मैं किसी का मोहरा नहीं बनूंगा भैया। अब वक्त है कि मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। रघु चाचा ने मुस्कुराकर कहा, और वो कहानी तुझ में पहले से लिखी है बेटा।
बस अब उसे जोर से बोलने की हिम्मत जुटा। उस रात आदि और रघु चाचा रेलवे के पास वाले छोटे सराय में ठहरे। बाहर से आती बारिश की गंध और भीतर की नमी दोनों एक सी थीं। रघु चाचा ने कहा, बेटा, मुझे लगता है सुधीर अब चैन से नहीं बैठेगा। उसका मकसद तू नहीं, तेरी पहचान है। वो चाहेगा लोग समझें कि उसने तुझे बनाया है। आदि ने खिड़की से बाहर देखा। चाचा, अब मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलूंगा। मेरे जूते खुद रास्ता बनाएंगे। अगले दिन आदि ने तय किया कि वो खुद अपनी सच्चाई लोगों तक पहुंचाएगा, बिना किसी नेता या तमाशे के। वो गया राजीव वर्मा के पास स्टेशन दफ्तर में। राजीव ने उसे देखकर कहा, अरे आदित्य, तेरा नाम तो अखबारों में है, हर जगह फोटो छपी है। मां को मिला खोया बेटा, पर साथ में सुधीर सिंह का चेहरा भी छपा है। आदि ने झुंझलाकर कहा, यही तो मैं कहने आया हूं साहब, वो मुझे अपनी कहानी बना रहा है। राजीव ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुझे इस झूठ से बाहर रहना है तो तेरी असली कहानी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। कल स्टेशन पर पत्रकार आएंगे, तू उन्हें खुद सब बता देना। आदि ने सिर हिलाया। हां, अब वक्त है कि सच्चाई अपनी आवाज में बोले। शाम को वह फिर शंकर की दुकान पर गया। शंकर ने कहा, भैया, आज मैंने देखा सुधीर के आदमी इधर उधर पूछताछ कर रहे थे। कह रहे थे आदि स्टेशन पर क्या कहने वाला है। लगता है वो डर गया है। आदि ने मुस्कुराकर कहा, डर उन्हीं को लगता है जो झूठ में जीते हैं। मैंने तो जिंदगी सच्चाई की धूल में बिताई है। रात उतर आई, सड़कें सुनसान थीं। आदि अकेला स्टेशन के पास वाले पुल पर खड़ा था। हवा में नमी थी और शहर की बत्तियां नीचे चमक रही थीं। उसने अपनी हथेलियों को देखा, वही उंगलियां, वही तिल जिन्हें कभी एक मां ने पहचान लिया था। वो बुदबुदाया, पहचान की सबसे बड़ी सजा यही है कि अब सब मुझे पहचानने लगे हैं। दूर कहीं से सायरन बजा। पुलिस की जीप तेजी से गुजरी। रघु चाचा ने आकर कहा, बेटा चल, सराय लौट चल, रात गहरी हो रही है। आदि ने सिर हिलाया। हां चाचा, लेकिन अब लगता है रात से डर नहीं लगता, क्योंकि जब सच्चाई अपने साथ हो तो हर अंधेरा रोशनी का इंतजार बन जाता है। अगले दिन सुबह स्टेशन पर भीड़ थी। पत्रकार, कैमरे और लोगों की आंखों में उत्सुकता। आदि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था। वही जगह जहां उसने बरसों जूते पॉलिश किए थे। वही नीला बक्सा, वही डिब्बी, वही कपड़ा। उसने माइक थामा और कहा, मैं वही हूं जो इस स्टेशन की धूल में बड़ा हुआ। मैं वही हूं जिसे लोगों ने नाम से नहीं, काम से पहचाना। मैं वही हूं जो किसी नेता की कहानी नहीं, अपनी मेहनत की गवाही हूं। मेरा नाम आदित्य हो या आदि, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हाथ अब पहचान बन चुके हैं। तालियां गूंज उठीं। रेखा भीड़ में खड़ी थी, आंखों में गर्व था। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू सुकून के थे। दूर एक कोने में सुधीर सिंह खड़ा था, चेहरा सख्त पर मुस्कान झबरन। उसने अपने आदमी से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, और उसकी आंखों में वही धोखे की गंध फिर से उभर आई। रात उतर चुकी थी। स्टेशन का शोर अब थक चुका था। लाइटें आधी जल रही थीं और हवा में पॉलिश की हल्की सी गंध तैर रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वही पुराना नीला बक्सा रखा था, पर इस बार उसके पास भीड़ नहीं थी। सिर्फ आदि चुप, झुका हुआ, जैसे किसी लंबी लड़ाई के बाद खुद से सवाल कर रहा हो। ट्रेनें निकलती जा रही थीं। हर इंजन की आवाज में जैसे एक पुकार थी, चलो अब सब पीछे छोड़ दो। पर वो नहीं हिला, बस सिर झुकाए बैठा रहा। पास ही चाय की दुकान की बत्ती झिलमिला रही थी। रेखा दिन भर के बर्तनों को समेटते हुए रुकी। उसने आदि को देखा, वही लड़का जो सुबह भीड़ के बीच खड़ा होकर भी अकेला लग रहा था। अब वो और भी अकेला था। वो धीरे धीरे पास आई। अरे, आज तो सब तुझे देख देख कर तालियां बजा रहे थे, वो बोली, आवाज में हल्का अपनापन। फिर ये सन्नाटा क्यों? आदि ने सिर उठाया।
उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक गहराई थी। तालियां बजाने वाले जाते वक्त उतनी ही जल्दी खो जाते हैं जितनी जल्दी उनके हाथों की गूंज। शोर खत्म हो गया। रेखा, अब बस सन्नाटा रह गया। रेखा ने मुस्कुराकर पूछा, और इस सन्नाटे में तू क्या ढूंढ रहा है? शायद खुद को, आदि ने कहा। आज दिन भर लोग मुझे पहचानते रहे, नाम से, कहानी से, चेहरे से, पर मैं खुद अपनी आवाज नहीं पहचान पाया। रेखा उसके पास बैठ गई। जानता है आदि, वो बोली, जब कोई बहुत कुछ कह चुका होता है तो उसे बस चाय की जरूरत होती है ताकि बातें नहीं, सांसें गर्म रहें। वो उठी, स्टोव पर पुरानी पीतल की केतली रखी, चाय पत्ती डाली, अदरक कूटी और कप से उठती भाप हवा में फैल गई। उसने कप आदि के आगे बढ़ाया। ले, तेरी थकान के लिए। आदि ने कप थामा। गर्माहट उसके हाथों में उतर गई। तेरी चाय में कोई जादू है रेखा, वो बोला, हर घूंट में जैसे एक याद पिघलती है। रेखा मुस्कुराई, शायद इसलिए क्योंकि मैं चाय में हमेशा थोड़ी सी चुप्पी मिलाती। दूर रघु चाचा दिखाई दिए। वो दोनों को देखकर पास आए। अरे, तुम दोनों अब तक यहीं? रात के 12 बज रहे हैं। रेखा बोली, चाचा, ये नहीं सो पाएगा आज। इतने सालों की धूल एक दिन में नहीं उतरती। रघु ने धीरे से कहा, सच कहा तूने बिटिया। इस लड़के की जिंदगी अब तक जूतों जैसी रही, लोगों के पैरों तले, पर हर चोट के बाद और चमकदार। आदि मुस्कुराया। चाचा, अब तो पॉलिश भी घिसने लगी है। नहीं बेटा, रघु ने उसका कंधा थपथपाया। अब तेरे हाथ ही पॉलिश हैं, जो दूसरों की नहीं, अपनी आत्मा की धूल मिटाते हैं। रेखा ने धीमे स्वर में पूछा, आदि, तू वापस गांव जाएगा? आदि ने कप नीचे रखा। शांति देवी कह रही थी कि अब वहीं रहना चाहिए, पर मैं सोचता हूं वहां मैं किस रूप में रहूंगा, उनका बेटा या वो आदमी जो स्टेशन की धूल में पला? दोनों, रेखा ने कहा। कभी कभी इंसान 2 जिंदगियां जीता है, एक वो जो दूसरों की उम्मीदों में होती है और एक वो जो उसकी अपनी सच्चाई में। और तू कौन सी जीती है रेखा? आदि ने पूछा। रेखा हंस पड़ी। मैं तो बस चाय बनाती हूं, जिसे भी गर्मी चाहिए उसे दे देती हूं। शायद मेरी जिंदगी भी केतली जैसी है, जितनी देर जलती हूं उतनी देर किसी को सुकून देती हूं। आदि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। कोई शिकायत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे, सिर्फ स्टोव की हल्की छन छन और दूर जाती ट्रेन की आवाज। वो चुप्पी वैसी थी जिसमें कुछ कहना जरूरी नहीं था। आदि ने धीरे से कहा, रेखा, अगर मैं फिर चला जाऊं किसी सफर पर तो तू नाराज तो नहीं होगी? रेखा ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं कौन होती हूं नाराज होने वाली। बस इतना याद रखना, इस स्टेशन पर हमेशा एक चाय तेरे नाम की रखी रहेगी। आदि ने सिर झुका लिया। आवाज भर्रा गई, तू अजीब है रेखा। लोग मुझसे मेरा नाम पूछते हैं, तू मेरे मन की बात सुन लेती है। राजीव वर्मा थोड़ी देर में वहां पहुंचे। आदि, कल का भाषण बहुत अच्छा था। तूने सच्चाई बिना शोर के बोली, यही तेरी ताकत है। आदि ने मुस्कुराया। साहब, सच्चाई अगर चिल्लाकर बोली जाए तो तमाशा बन जाती है, धीरे बोले तो असर करती है। राजीव ने सिर हिलाया। सुधीर सिंह को पता चल गया है कि तू उसके प्लान से बाहर हो गया है। वो खुश नहीं है, सावधान रहना। रेखा बीच में बोली, साहब, ऐसे लोग बस नाम से डरते हैं, क्योंकि नाम ही वो चीज है जो उनके बस में नहीं। राजीव हंस दिए। सही कहा बिटिया। और अब लगता है कि इस लड़के की कहानी सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं रहेगी। वो चले गए। अब प्लेटफॉर्म पर बस 3 लोग थे, आदि, रेखा और रघु चाचा। चांद ऊपर आसमान में था, धीमी ठंडी हवा बह रही थी। रघु बोले, बेटा, जिंदगी की थकान चाय से नहीं उतरती, पर किसी का साथ मिल जाए तो हल्की हो जाती है। आदि ने रेखा की ओर देखा। वो कप धो रही थी,
हर बर्तन के साथ उसकी हंसी की झंकार मिल रही थी। शायद मेरा घर यही है चाचा, वो बोला। रघु मुस्कुराए। घर ईंटों से नहीं, एहसास से बनता है बेटा, और लगता है तूने अपना घर पा लिया। थोड़ी देर बाद जब रेखा दुकान बंद करने लगी, अदी ने धीरे से कहा, रेखा, जब मैं पहली बार यहां आया था तो मुझे बस 2 चीजें मिली, पॉलिश की डिब्बी और तेरी मुस्कान। शायद अगर वो मुस्कान न होती तो मैं इस स्टेशन से कभी आगे नहीं बढ़ पाता। रेखा हल्के से मुस्कुराई। अच्छा हुआ मुस्कान सस्ती चीज है, वरना तेरा खाता खाली हो जाता। दोनों हंस पड़े। हवा में पहली बार हल्कापन था। दूर कहीं लाउडस्पीकर ने घोषणा की, मोहना जंक्शन से बलरामपुर जाने वाली ट्रेन 10 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। आदि ने आसमान की ओर देखा। शायद अब वक्त है फिर से चलने का। रेखा ने पूछा, कहां? कहीं नहीं, बस आगे, वो बोला। अब सफर डर नहीं देता, अब हर रास्ता घर की तरह लगता है। रेखा ने चुपचाप सिर झुका लिया। तो जब भी लौटना बिना पॉलिश के मत आना, तेरे बिना ये स्टेशन अधूरा लगता है। ट्रेन की सीटी बजी, धुआं हवा में फैला। आदि ने अपना नीला बक्सा उठाया, पॉलिश की डिब्बी अंदर रखी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के छोर की ओर बढ़ गया। रेखा वहीं खड़ी रही। हवा में उसकी चूड़ियों की हल्की झनकार गूंज रही थी। वो बुदबुदाई, तेरी चुप्पी में भी इतनी बातें हैं अदी कि कोई किताब लिखी जा सकती है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। अदी खिड़की से बाहर झांक रहा था। स्टेशन की लाइटें पीछे छूट रही थीं, पर एक दुकान की पीली बत्ती अब भी जल रही थी। वो रेखा की थी। उसने अपनी जेब से वही छोटा कागज निकाला जिस पर लिखा था आदित्य शर्मा, सहरोली, और नीचे लिखा मोहना जंक्शन, घर। वो मुस्कुराया, कागज को मोड़ा और दिल के पास रख लिया। गांव सहरोली की सुबह शांत थी। सूरज हल्के बादलों के बीच से झांक रहा था और हवा में मिट्टी और हरी फसलों की मिलीजुली खुशबू फैली हुई थी। गली में गायों की घंटियां बज रही थीं और कहीं दूर किसी घर से लकड़ी के चूल्हे पर रोटी सेकने की महक आ रही थी। शांति देवी बरामदे में बैठी थीं। उनकी गोद में पुराना ऊनी शॉल और आंखों में वही चमक जो किसी लंबे सफर के बाद घर पहुंचने पर होती है। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ देखती हैं और बुदबुदाती हैं, भगवान, अब तो मेरा आदित्य लौट आया है। अब बस उस जिंदगी के निशान देखने हैं जो वक्त की धूल में दब गए थे। बरामदे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उस पर मकड़ी के जाले थे और उसके दरवाजों पर जंग लगे ताले की जगह एक मोटी रस्सी लिपटी थी। वो वही अलमारी थी जिसे शांति देवी ने आदित्य के गुम होने के बाद कभी खोला ही नहीं था। आज 15 साल बाद उन्होंने वही रस्सी खोल दी। हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी। दरवाजे चरमराए। एक भारी साई साई की आवाज कमरे में गूंज उठी। अंदर पुराने कपड़े, टूटी मूर्तियां, कुछ पत्र और एक टिन का डिब्बा रखा था। डिब्बे पर जंग लगी थी, पर उस पर अब भी फीके अक्षरों में लिखा था, आदि की चीजें। शांति देवी ने धीरे से डिब्बा खोला। भीतर कुछ छोटी चीजें रखी थीं। एक टूटी कंघी, एक लाल बटन, एक मिट्टी का खिलौना बैल और एक पुरानी फोटो। उन्होंने कांपते हाथों से फोटो उठाई। वो धुंधली थी, पर चेहरे साफ दिख रहे थे। एक छोटा बच्चा मुस्कुराता हुआ और उसके बगल में कोई आदमी। ये कौन है? वो खुद से बुदबुदाई। वो बच्चा तो उनका आदित्य था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ जो आदमी खड़ा था वो उनके पति रमेश शर्मा नहीं थे। फोटो के पीछे कुछ लिखा था, मेले में पहली बार मेरे आदित्य के साथ, वीरेन। शांति देवी के हाथों से फोटो लगभग छूट गई। वीरेन, उन्होंने फुसफुसाया, पर ये तो मेरे पति के दोस्त थे, वो जो मेले के दिन हमारे साथ थे। अचानक उनकी आंखों में वो दिन तैर गया। मेले का दिन, हंसी, झूले, गुब्बारे और भीड़। रमेश टिकट खरीदने गए थे और वीरेन ने कहा था,
मैं आदित्य को झूला झुलवा लाता हूं। बस उसके बाद आदित्य कभी नहीं लौटा। उनका शरीर कांपने लगा। क्या वो वीरेन? उनकी सांस अटक गई। वो फोटो को सीने से लगाकर बैठ गईं। अगर ये सच है तो मेरा बच्चा खोया नहीं था, छीन लिया गया था। उसी शाम राजीव वर्मा को शांति देवी का फोन आया। आवाज कांप रही थी। राजीव बाबू, मुझे कुछ मिला है, बहुत बड़ा, आप जरा गांव आइए। राजीव ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ शांति देवी? बस आइए, अपने साथ अदी को भी लाना, कहानी अभी अधूरी है। अगले दिन सुबह अदी और रघु चाचा गांव पहुंचे। रेखा ने जिद की थी कि वो भी साथ चले। अब ये कहानी मेरी भी है, उसने कहा था। तीनों पहुंचे तो शांति देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। चेहरे पर आंसू और दृढ़ता दोनों थे। अंदर आओ बेटा, उन्होंने कहा। वो चीज देखनी होगी जो सब बदल देगी। उन्होंने अलमारी के सामने जाकर फोटो बढ़ाई। ये देखो, अदी ने फोटो ली। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मा, ये मैं हूं, पर ये आदमी कौन? शांति देवी बोली, तू जब खोया था तो तेरे साथ यही आदमी था, वीरेन, तेरे पापा का दोस्त, पर उस दिन वो भी गायब हो गया था। रघु चाचा बोले, क्या मतलब? कहीं उसने? हाँ, शांति देवी ने कहा, अब लगता है उसने तुझे अपने साथ ले लिया, शायद बेच दिया या कहीं छोड़ गया। मेरे पति तो 2 साल बाद उसी सदमे में गुजर गए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अदी की मुट्ठियां कस गईं। तो मैं सिर्फ गुम नहीं हुआ था, मुझे किसी ने गायब किया था, रेखा ने धीरे से कहा। और तू सोचता रहा कि ये तेरी गलती थी। अदी की आंखों में आंसू थे, पर आवाज ठंडी थी। 15 साल मैं खुद को दोष देता रहा, और असल में किसी और का अपराध था। शांति देवी ने उसका चेहरा थामा। अब रो मत बेटा, तू लौट आया है, यही काफी है। नहीं अम्मा, अदी बोला, अब ये कहानी पूरी करनी होगी। वीरेन का सच जानना जरूरी है। वो जिंदा है या नहीं, पर उसका नाम मिटना चाहिए। राजीव वर्मा बोले, मेरे पास अब आधिकारिक आधार है, ये फोटो और तेरी रिपोर्ट हम पुलिस को देंगे। वीरेन के नाम से जुड़ी पुरानी फाइल निकालेंगे। रघु चाचा ने कहा, पर साहब, सुधीर सिंह भी उसी गांव के इलाके का आदमी है ना? कहीं ये दोनों? राजीव ने चौंक कर देखा। हाँ, वो भी बलरामपुर तहसील के। और वो वीरेन से जुड़ा कोई पुराना नाम था, वीरेन सिंह। क्या वो? शांति देवी ने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, कहीं ये दोनों एक ही आदमी तो नहीं? अदी का चेहरा सख्त हो गया। अगर वो वही है तो अब ये खेल खत्म करूंगा। रेखा ने तुरंत कहा, अदी, तू कुछ गलत मत करना, तेरी सच्चाई का जवाब सच्चाई से ही मिलेगा। आदि बोला, रेखा, मैंने 15 साल खामोशी में बिताए हैं। अब अगर आवाज उठानी पड़ी तो वो झूठ को गिराने के लिए होगी। रात हुई। आंगन में दीपक जल रहे थे। शांति देवी अलमारी के पास बैठी रहीं। फोटो उनके हाथों में थी। अब समझ आई वो रात। उन्होंने बुदबुदाया, जब तू गायब हुआ उसके बाद हर रात मैंने इसी अलमारी से बातें की। मुझे लगा इसमें तेरा चेहरा कैद है, और आज उसी ने तेरी सच्चाई दिखाई। वो रो पड़ी। शायद अलमारी बंद नहीं थी, मैं ही थी। बाहर अदी आंगन में खड़ा था। हवा में धूल उड़ रही थी, पर इस बार उसे वो धूल भारी नहीं लग रही थी। उसने रघु चाचा से कहा, चाचा, अब मैं डरता नहीं। जो मेरी पहचान छीन कर भागे थे, अब उन्हें मेरी आवाज सुननी होगी। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये तेरी कहानी का दूसरा जन्म है। पहले जन्म में तू गुमशुदा था, अब लौटकर तू गवाह बनेगा। दूर खेतों के पार बादलों में बिजली चमकी। बारिश की गंध हवा में घुली। रेखा ने धीरे से कहा, अदी, अब क्या करेगा? अदी ने आसमान की तरफ देखा। अब वो करना है जो पॉलिश वाले हाथों ने कभी नहीं किया था। न्याय की चमक लानी है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग थी। एक सच्चे इंसान की आग, जो अब अपनी गुमशुदगी नहीं, अपनी गवाही लिखने वाला था।
रात लंबी थी, पर अदी के लिए वो रात नींद की नहीं, निर्णय की थी। आंगन के पेड़ से टपकती बारिश की बूंदें मिट्टी में मिलकर अतीत की आवाजें बना रही थीं। हर बूंद जैसे कह रही थी, अब वक्त आ गया है। रघु चाचा ने धीरे से पूछा, बेटा कल जो करना है सोच लिया? हाँ चाचा, आदि ने कहा। अब भागूंगा नहीं, अब उस आदमी को देखूंगा आंखों में, बिना झुके। रेखा ने पास आकर कहा, लेकिन अकेला मत जाना, वो आदमी सिर्फ चालाक नहीं, खतरनाक है। आदि मुस्कुराया, चिंता मत कर, अब मैं बच्चा नहीं जो मेले में खो जाए। अगली सुबह आसमान में धुंध थी। गांव के लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, पर सहरोली की चौपाल के पास हलचल थी, क्योंकि वहां पहुंच चुका था सुधीर सिंह। सफेद एसयूवी से उतरा, चमकदार कुर्ता, गले में मफलर और चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। पास खड़े गांव वालों से बोला, भाइयों, हमने तो सुना था कि आदित्य नाम का लड़का मिल गया है। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। उसके शब्दों में मिठास थी, पर आंखों में बेचैनी। शायद उसे अंदाजा था कि आज का दिन उसका चेहरा उतार देगा। राजीव वर्मा पुलिस के साथ वहीं थे। उन्होंने कहा, सुधीर जी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सुधीर मुस्कुराया, मुझसे? अरे मैं तो मदद करने आया हूं। 15 साल पुरानी बातों का अब क्या मतलब? मतलब बहुत बड़ा है। आदि की आवाज पीछे से आई। सुधीर ने घूम कर देखा। वो वही चेहरा था जिसे वो कभी खोया हुआ बच्चा कहकर भुला चुका था। आदि आगे बढ़ा, तुम्हारे लिए ये पुरानी बात होगी, पर मेरे लिए वही दिन था जब मेरी जिंदगी शुरू होकर खत्म हो गई थी। सुधीर ने हंसने की कोशिश की, अरे बेटा, मैं तुझे जानता भी नहीं। सच में? आदि ने जेब से वो पुरानी फोटो निकाली जिसमें वो बच्चा और वीरेन थे। और ये कौन है? उसने फोटो सुधीर के सामने फेंक दी। सुधीर का चेहरा जैसे जम गया। फोटो जमीन पर गिरी और भीड़ के बीच एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। अरे ये तो नेताजी जैसे दिख रहे हैं। शांति देवी आगे बढ़ी। वीरेन, उन्होंने चिल्लाकर कहा, तूने मेरा बच्चा छीन लिया था, मेरे पति को मारा और 15 साल तक झूठ बोलता रहा। सुधीर ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं देवी जी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं, गलत तू था। शांति देवी की आवाज कांप रही थी। मेले वाले दिन तू ही था जिसने कहा था, मैं झूला झुलवा कर आता हूं। तू ही उसे लेकर गया और कभी लौट आया नहीं। राजीव वर्मा ने पुलिस को इशारा किया। वो फोटो सरकारी रिकॉर्ड से मिलती है। वीरेन सिंह, वही व्यक्ति जिसने बाद में नाम बदला और राजनीति में आया, अब कहलाता है सुधीर सिंह। तुम्हारे खिलाफ पुरानी शिकायतें दोबारा खुलेंगी। सुधीर अब पसीने में डूब गया। अरे ये सब राजनीति है, मेरे खिलाफ साजिश। आदि शांत खड़ा था। वो धीरे से बोला, साजिश तब होती है जब कोई अपने झूठ को सच बनाना चाहता है। तूने मुझे गुमशुदा नहीं बनाया, तूने मुझे मिटा दिया था। रघु चाचा ने कहा, बेटा अब जो करना है शांति से कर, ये तेरी जीत है, गुस्से की नहीं। आदि ने सिर झुका लिया, फिर सुधीर की आंखों में देखा। मुझे पता है तूने मुझे कहां छोड़ा था, स्टेशन के पीछे, उस पुराने पुल के नीचे। तूने सोचा होगा कि वो बच्चा मर गया होगा, पर मैं जिंदा रहा, तेरे झूठ से भी ज्यादा मजबूत। सुधीर ने झट से पुलिस के सामने कहा, सब झूठ है, मेरे पास सबूत हैं। राजीव ने ठंडे स्वर में कहा, सबूत तेरे खिलाफ हैं, तेरे पुराने साथी, तेरी पार्टी फाइलें और सबसे बड़ा सबूत ये बच्चा जो आज तेरे सामने खड़ा है। पुलिस ने सुधीर के हाथों में हथकड़ी डाली। वो चिल्लाया, मैं नेता हूं, मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। राजीव बोले, कानून सबके लिए बराबर है सुधीर सिंह, चाहे नाम बदल ले, सच नहीं बदलता। भीड़ सन्नाटे में थी। सुधीर को जीप में बिठाया गया। उसकी आखिरी नजर आदि पर पड़ी, जिसमें डर, हैरानी और हार सब साथ थे। भीड़ के छौंटने के बाद
शांति देवी ने आदि को गले लगाया। अब तू पूरा लौट आया बेटा, अब मेरा आदित्य सच में लौट आया। आदि ने उनकी आंखों में देखा। अम्मा, अगर तू ना होती तो मैं शायद खुद को कभी ना पा पाता। तेरी यादें मेरे रास्ते की पॉलिश बन गईं। शांति देवी मुस्कुराईं। अब दर्द का नाम मिटा, बस नाम रह जाए, आदित्य। रेखा पास खड़ी थी, आंखों में आंसू पर होठों पर सुकून। देखा, वो बोली, जिसे सब धूल समझते थे वही अब चमक बन गया। आदि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रेखा, ये चमक मेरी नहीं, उन सबकी है जिन्होंने मुझे गिरकर भी उठना सिखाया। रघु चाचा हंसे। और अब क्या करेगा बेटा, गांव में रहेगा या फिर स्टेशन लौटेगा? आदि ने आसमान की तरफ देखा। शायद दोनों जगह मेरा हिस्सा है चाचा, जहां मेहनत है वहां घर है। शाम तक पुलिस की जीप चली गई। गांव में शांति लौट आई। शांति देवी मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जलाने गई। आदि उनके साथ था। दीपक की लौ हवा में कांपी पर बुझी नहीं, जैसे जिंदगी की तरह जिसने सब सहा पर टिके रहना सीखा। रेखा ने चुपचाप कहा, अब तेरा नाम कभी धूल में नहीं दबेगा आदि। आदि मुस्कुराया, क्योंकि अब मैंने खुद अपनी पहचान चमकाना सीख लिया है। राजीव वर्मा ने आकर कहा, अब कानूनी लड़ाई शुरू होगी, पर डर मत, तेरे पास सच्चाई है। आदि बोला, साहब, सच्चाई को अदालत की नहीं, इरादे की जरूरत होती है, और मेरा इरादा साफ है। अब मैं किसी और की तरह गुमशुदा नहीं होने दूंगा। राजीव ने सिर हिलाया। तेरे जैसे लड़के ही समाज को रोशनी देते हैं। रात गहराने लगी। आदि मंदिर के बाहर बैठा था। रेखा उसके पास आई। चल, चाय पी ले। आदि मुस्कुराया, तेरी चाय के बिना तो जीत भी अधूरी लगती है। दोनों हंसे। बारिश की हल्की बूंदें फिर गिरने लगीं। रेखा ने पूछा, अब डर नहीं लगता? नहीं, आदि ने कहा, अब जब सीटी बजती है तो लगता है जिंदगी की ट्रेन फिर चल पड़ी है, इस बार मेरी दिशा में। गांव सहरोली अब शांत हो गया था, पर उस शांति में एक नई हलचल छिपी थी। लोग अब आदि को वो लड़का नहीं, आदित्य बाबू कहने लगे थे। हर कोई उसके पास आता। बेटा, तूने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। तेरे जैसे लड़के ही इंसाफ लाते हैं। पर उस तारीफ में कहीं न कहीं दूरी की ठंडक भी थी, जैसे लोग उसके संघर्ष का सम्मान करते हों, पर उसे अपना मानने में हिचकिचा रहे हों। एक दिन रघु चाचा ने देखा, आदि खेत के किनारे बैठा मिट्टी में उंगलियां चला रहा था, कुछ सोच में डूबा हुआ। क्या हुआ बेटा? रघु ने पूछा। चाचा, आदि बोला, कभी कभी सोचता हूं मैंने सच्चाई जीत ली, पर शायद जिंदगी अब भी हार रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब लोग मुझसे बात करने से पहले मेरी कहानी याद करते हैं। कोई मुझे हीरो कहता है, कोई बेचारा, पर कोई मुझे सिर्फ आदि नहीं कहता। रघु चाचा ने गहरी सांस ली। बेटा, जब तूने अपने अतीत से भागना बंद किया, तब तू लोगों की कहानियों का हिस्सा बन गया। अब तेरा नाम उनसे बड़ा है, और बड़ी चीजों को समय चाहिए। दूसरे दिन राजीव वर्मा गांव पहुंचे। उनके साथ कुछ अधिकारी थे। आदित्य, उन्होंने कहा, सरकार चाहती है कि तेरी कहानी को एक प्रेरणा अभियान बनाया जाए। तेरी तस्वीर अखबारों में जाएगी, तू युवाओं को संबोधित करेगा। आदि ने चुपचाप सुना, फिर पूछा, और बदले में? कुछ नहीं बेटा, ये सम्मान है तेरे लिए। सम्मान? आदि मुस्कुराया। वही जो पहले सुधीर सिंह देना चाहता था, नाम और प्रचार के बदले। राजीव चुप रहे। आदि ने कहा, साहब, अगर मेरी कहानी किसी को प्रेरणा दे सकती है तो उसे मैं खुद बताऊंगा, बिना झंडे, बिना मंच, बिना फोटो। राजीव ने सिर झुका लिया। बेटा, तू सही कहता है, सच्चाई को स्पॉन्सर नहीं किया जा सकता। शाम को शांति देवी ने खाना परोसा। आदित्य, अब तो चैन से रह ले। तेरे पिता की जमीन अब तेरे नाम हो गई है। खेती संभाल ले, घर बसा ले। आदि ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अब खेती सिर्फ जमीन की नहीं करूंगा, दिलों की भी करूंगा।
मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। रेखा ने जोड़ा, अच्छा, अब तू गांव का मास्टर जी बनेगा। आदि हंस पड़ा, शायद हाँ, पर यह स्कूल किताबों का नहीं होगा, मेहनत का होगा, जहां बच्चों को सिखाऊंगा कि अगर जिंदगी तुझे धूल में गिरा दे तो खुद को पॉलिश करना मत भूलना। शांति देवी की आंखों में आंसू थे। अब तू सच में मेरे पति जैसा बोलता है। अगले ही हफ्ते गांव के बाहर पुराने पंचायत भवन में आदि का छोटा स्कूल शुरू हुआ। नाम रखा गया स्वाभिमान पाठशाला। दीवारों पर पेंट उतर चुका था, पर अंदर की हवा में नई ऊर्जा थी। पहले दिन 5 बच्चे आए, फटे कपड़े, नंगे पैर, पर आंखों में सीखने की चमक। आदि ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा, मेहनत सबसे बड़ा उत्तर है। रेखा दरवाजे पर खड़ी थी। देखा, अब तेरी पॉलिश की चमक इन आंखों में उतर रही है। आदि मुस्कुराया, अब ये स्टेशन नहीं, क्लासरूम है, पर धूल वही है, बस मकसद बदल गया। पर जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी जागती है। कुछ गांव वालों को अच्छा नहीं लगा। अब ये लड़का खुद को बड़ा आदमी समझता है। कल तक जूते चमकाता था, आज बच्चों को पढ़ा रहा है। रात को किसी ने स्कूल की खिड़की के शीशे तोड़ दिए। ब्लैक बोर्ड पर कोयले से लिखा था, गुमशुदा रहना ही तेरे लिए ठीक था। आदि सुबह पहुंचा तो ये देखा, रेखा घबरा गई, किसी ने बदमाशी की है। आदि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर अब मैं डरता नहीं। कभी कभी ईर्ष्या भी बताती है कि तू सही रास्ते पर है। उसने गीले कपड़े से कोयले के निशान पोंछे, फिर बोर्ड पर दोबारा लिखा, सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। उसी शाम रघु चाचा और शांति देवी साथ बैठे थे। रघु बोले, तेरा बेटा अब सच में बड़ा आदमी बन गया देवी। शांति देवी मुस्कुराई, हाँ चाचा, अब वो गुमशुदा नहीं, लोगों को खुद को खोजने का रास्ता दिखाने वाला बन गया है। उन्होंने आसमान की ओर देखा, रमेश, तू देख रहा है ना, तेरा बेटा लौट आया, तेरे सपनों से भी ज्यादा ऊंचा। कुछ दिन बाद अखबार में एक खबर छपी, सुधीर सिंह को आजीवन कारावास। आदि ने वो अखबार शांति देवी के सामने रखा। अम्मा, अब तेरे जीवन से वो नाम मिट गया। शांति देवी ने कहा, नाम मिट गया बेटा, पर घाव नहीं, पर अब वो भी शायद ठीक होने लगा है। आदि ने उनके पैर छुए। अम्मा, तूने सिखाया, आत्मसम्मान की कीमत हमेशा मेहनत होती है। अब मैं वो कीमत हर दिन दूंगा। शाम ढली। स्वाभिमान पाठशाला के बाहर बत्ती जल रही थी। बच्चे हंसते खेलते जा चुके थे। रेखा झाड़ू लगा रही थी। आदि ने पास आकर कहा, थकती नहीं तू? रेखा मुस्कुराई, थकती हूं, पर तेरी तरह अब रुकना नहीं आता। दोनों बरामदे में बैठे, सामने खेतों में जुगनू चमक रहे थे। रेखा ने पूछा, अगर जिंदगी फिर धूल में गिरा दे तो? आदि ने हंसकर कहा, तो फिर वही करूंगा जो हमेशा किया, पॉलिश लगाऊंगा और चमक जाऊंगा। सुबह का सूरज जैसे आज थोड़ा और मुलायम था। सहरोली गांव के ऊपर नीला आसमान था और खेतों की मिट्टी पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी ने धरती को हल्की सी पॉलिश कर दी हो। आदि अपने छोटे स्कूल स्वाभिमान पाठशाला के बाहर खड़ा था। बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी में वही मासूमियत थी जो 15 साल पहले उसके भीतर खो गई थी और अब लौटकर हर बच्चे के चेहरे में बस गई थी। दीवार पर बड़ा सा बोर्ड था, मेहनत की चमक सबसे सच्ची होती है। आदि ने उंगलियों से उस पंक्ति को छुआ और हल्के से मुस्कुरा दिया। पीछे से रेखा की आवाज आई, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। आदि ने मुड़कर देखा। रेखा हाथ में चाय की केतली लिए खड़ी थी। अरे, आज तो बच्चे भी कहते जा रहे थे, गुरुजी आज बहुत मुस्कुरा रहे थे। क्यों, कोई खास बात? आदि ने धीरे से कहा, शायद आज मुझे वो मिल गया है जो मैं बरसों से ढूंढ रहा था, सुकून। रेखा मुस्कुराई, सुकून तो तेरी चाय में है, पर चल, आज तेरी चाय मैं बनाऊंगी। अरे, तू और चाय? आदि हंसा,
पिछली बार बनाई थी तो पत्ती भूल गई थी। रेखा ने नकली गुस्से में कहा। अब तो आदित्य बाबू खुद हंसी उड़ा रहे हैं। दोनों हंस पड़े। उस हंसी में वर्षों की थकान घुल गई थी। उसी समय रघु चाचा अपने पुराने बैग के साथ आए। बेटा, मैं सोच रहा हूं अब वापस मोहना चला जाऊं, उन्होंने कहा। वो स्टेशन अब सूना लगता है तेरे बिना, पर वहां के लोग अब भी पूछते हैं आदि कब लौटेगा। आदि ने आदर से कहा, चाचा मैं लौटूंगा, कभी कहानी सुनाने, कभी नया बच्चा साथ लाने। वो स्टेशन मेरा अतीत था, पर अब मेरी जड़ें यहां हैं। रघु मुस्कुराए। मुझे पता था तू वहीं टिकेगा जहां मेहनत की मिट्टी है। दोपहर में राजीव वर्मा भी आए। उन्होंने कहा, आदित्य, सरकार ने तेरी पॉलिश की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाने की सोची है। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई कैसे जीतती है। आदि ने शांत स्वर में कहा, डॉक्यूमेंट्री बन जाए तो अच्छा है साहब, पर उसमें चमक मेरी नहीं, उन हाथों की दिखाना जो अब भी प्लेटफॉर्म पर जूते चमका रहे हैं। क्योंकि अगर मेरी कहानी खत्म हो भी जाए तो उनकी शुरू होनी चाहिए। राजीव ने भावुक होकर कहा, बेटा तूने वो कर दिखाया जो किताबें भी नहीं सिखा सकती। संध्या के समय जब सूरज डूबने लगा, शांति देवी आंगन में आई। हाथ में पुराना जूता था, वही जिसमें से उस दिन पहचान का कागज निकला था। उन्होंने कहा, आदित्य, ये अब भी संभाल कर रखा है मैंने। सोचा था कभी जब तू सच में चैन से रहेगा तब इसे लौटा दूंगी। आदि ने जूते को हाथ में लिया। वो अब टूटा, सूखा और थका हुआ था, पर उस पर अभी भी पॉलिश की जमी हुई चमक बाकी थी। अम्मा, वो बोला, ये जूता अब कोई सामान नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी है। हर बार जब इसे देखूंगा मुझे याद रहेगा कि गिरना हार नहीं होता, अगर तू उठने की हिम्मत रखता है। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तेरे पिता ने कहा था, जिस दिन हमारा बेटा अपने पसीने को इज्जत बना देगा, उस दिन हमारी मिट्टी अमर हो जाएगी। आज वो दिन है। रात को स्कूल बंद होने के बाद आदि बरामदे में अकेला बैठा था। रेखा चुपचाप आई और उसके पास बैठ गई। आसमान में चांद पूरा था और हवा में वही ठंडक जो कभी स्टेशन पर महसूस होती थी। जानती है रेखा, आदि ने कहा, जब मैं स्टेशन पर जूते पॉलिश करता था तो हर जूते में अपनी किस्मत ढूंढता था। सोचता था शायद किसी जूते की चमक में मेरा कल छिपा हो, पर आज समझ आया, किस्मत चमकाई नहीं जाती, बनाई जाती है। रेखा ने कहा, और तेरी किस्मत ने तुझे गुमशुदा से आदित्य बना दिया। आदि मुस्कुराया। नहीं रेखा, आदित्य नहीं, फिर से आदि बना दिया, क्योंकि वो नाम ही असली था जिसे मेहनत ने कमाया था। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे लौट आए। छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए बोले, गुरुजी, हमें कहानी सुनाओ। आदि ने हंसते हुए कहा, अरे अब तो रात हो गई। नहीं, बस एक, सब बोले। आदि ने कहा, ठीक है सुनो। वो बोला, एक लड़का था जो हर दिन जूते चमकाता था। लोग उसके जूतों में अपनी परछाई देखते थे, पर किसी ने कभी उसकी आंखों में नहीं देखा। वो लड़का एक दिन खुद को ढूंढने निकला और पाया कि उसकी असली चमक किसी डिब्बी में नहीं, उसके दिल की मेहनत में थी। और जब उसने खुद को पहचाना तो पूरी दुनिया उसकी परछाई में खुद को देखने लगी। बच्चे ताली बजाने लगे। रेखा मुस्कुरा रही थी और शांति देवी की आंखों में आंसू चमक रहे थे। रघु चाचा धीरे से बोले, अब तेरी कहानी खत्म हो गई बेटा। आदि ने कहा, नहीं चाचा, अब शुरू हुई है। अब मैं हर उस बच्चे की कहानी लिखना चाहता हूं जो अपनी पहचान से भटक गया है। रेखा बोली, तो नाम क्या रखेगा इस सफर का? आदि ने आसमान की तरफ देखा और कहा, गुमशुदा की पॉलिश, क्योंकि हर जिंदगी में कुछ न कुछ गुम होता है, पर मेहनत की पॉलिश से वो फिर चमक सकता है। धीरे धीरे सब घर लौट गए। सिर्फ आदि वहीं बैठा रहा। बगल में उसकी पेटी और सामने जूता, वही पुराना घिसा हुआ। उसने पॉलिश की डिब्बी खोली, ब्रश उठाया
और उस पुराने जूते पर एक आखिरी बार हाथ फेरा। हर स्ट्रोक में यादें झिलमिला उठी। मोहना जंक्शन की सीटी, रेखा की चाय, शांति देवी की आवाज, रघु चाचा का साया और वो बच्चा जो कभी खो गया था, अब वो बच्चा फिर नहीं खोएगा। दूर कहीं ट्रेन की सीटी गूंजी। हवा में हल्की नमी और मिट्टी की खुशबू थी। अदी ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं गुमशुदा नहीं, बस पॉलिश किया हुआ इंसान हूं। वो उठा, अपनी पेटी उठाई और बरामदे से बाहर चला गया, जहां ओस की बूंदों में उसका प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण फूटी और उसके हाथों की चमक जैसे पूरे गांव की मिट्टी पर उतर आई। गुमशुदा की पॉलिश सिर्फ एक कहानी नहीं, वो दर्पण है हर उस इंसान का जो कभी खुद को खो चुका था, पर मेहनत और आत्मसम्मान की पॉलिश से फिर अपनी पहचान पा गया।